सिर्फ सोचने से कहाँ मिलता है ख्वाबों का शहर। सिर्फ सोचने से कहाँ मिलता है ख्वाबों का शहर। अगर मंजिल चाहिए मेरे यार तो तुम्हें चलना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने मंजिल को डिसाइड कर चुके हैं तो फिर रुकिए मत, ज़्यादा सोचिए मत, बस चलते जाइए। आपकी मंजिल एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडू नगरी में। दोस्तों, ये जो ग्रुप डी का हम सेशन चला रहे हैं, इस ग्रुप डी के सेशन में आज चौथा दिन है, यानी कि मैथ का आज चौथा मैच। और ये हम करने वाले हैं अलजेब्रा के साथ शुरू। अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। अब बीजगणित में हमें बहुत सारे फॉर्मूला याद करने पड़ते हैं, लेकिन उन सिर्फ बेसिक फार्मूलाज को हम याद करेंगे और बाकी फार्मूलाज कहाँ से निकलते हैं उसको आज हम लोग समझ लेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ते चलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं उन सारे बेसिक फार्मूलाज को जिसके दम पर पूरा बीजगणित ही उछलता कूदता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्क्वायर वाला फार्मूलाज देख लेते हैं। हमारा स्क्वायर वाला फार्मूला ये है, जैसे हमने a प्लस में b का स्क्वायर ले लिया। अब a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab। अब हम यहां से एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को लिखना चाहें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? ये प्लस में 2ab है, ये इधर जाकर माइनस में 2ab बन जाएगा, यानी कि a प्लस में b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब एक फॉर्मूला से हमने दूसरा फॉर्मूला भी तैयार कर लिया। इसी तरीके से अगर हम तैयार करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस 2ab, तो यहां से हमारा फिर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर आएगा, a माइनस में b का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, क्योंकि ये इधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अच्छा हमने देख लिया कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं है, तो उसको हमको लिखना हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b और a प्लस में b। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए और कुछ देख लेते हैं, जैसे कि a प्लस में b का होल स्क्वायर, अगर इसको हमें लिखना हो, इसको माइनस में लिखना हो, तो हम क्या करेंगे? a माइनस में b का होल स्क्वायर और प्लस में 4ab, ये होता है। तो इस हिसाब से अगर a माइनस में b का होल स्क्वायर को प्लस में बदलना हो तो a प्लस में b का होल स्क्वायर और ये प्लस 4ab इधर जाकर माइनस 4ab बना देगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब एक और चीज ले लीजिए, a प्लस में b का होल स्क्वायर और प्लस में हम a माइनस में b का होल स्क्वायर जब करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 2a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हम एक और फॉर्मूला ले लेते हैं जो कि हमारा यहाँ पे दो वेरिएबल से हम चल रहे थे, ये तीसरा वेरिएबल से है, यानी कि a प्लस में b प्लस में c, और इसका अगर होल स्क्वायर लिखना हो तो हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर और फिर प्लस में 2ab प्लस में bc और प्लस में ca। अब यहां से हमको अगर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे? हम लिख लेंगे a प्लस में b प्लस में c और इसका होल स्क्वायर, और ये प्लस में है इधर पूरा भाग, इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस 2ab प्लस bc प्लस ca। उम्मीद है आपको स्क्वायर वाला सारे फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे। आप इसे उतार लीजिए। हमने किस तरीके से एक फार्मूला से दूसरा फार्मूला लाया है, मैंने सिर्फ उसे ही आप लोगों को बताया है। इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों, अब हम क्यूब वाले फार्मूलाज देख लेते हैं, जैसे कि a प्लस में b का होल क्यूब, ये हमारा क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab और ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस में b। अब हम इस फॉर्मूलाज को अगर एलुब्रेट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab स्क्वायर। इससे इसका मल्टीप्लाई हुआ तो इतना आया और इससे इसका मल्टीप्लाई हुआ तो इतना आया। ये हमने एलुब्रेट कर दिया। अगर हम अब देखिए यहाँ पे हमने a प्लस में b का होल क्यूब लिखा है, अगर हमको a क्यूब प्लस में b क्यूब का लिखना होता तो हम क्या करते? a क्यूब
प्लस में बी क्यूब इक्वल टू हमारा क्या होता है, ये प्लस जो 3ab और a प्लस में b है ये इधर चला जाता है, यानी कि a प्लस में b का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस में b। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसका दूसरा देख लेते हैं। a माइनस में b का होल क्यूब का है, इसका क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस में b। अगर हम फिर इसको एलिब्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस में क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस 3ab का स्क्वायर। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमको a क्यूब माइनस b क्यूब का निकाल लेते हैं हम। a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस में b का होल क्यूब और ये माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी कि प्लस 3ab और a माइनस में b। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यहाँ तक फॉर्मूला। इसमें एक और चीज याद रख लीजिएगा, जैसे a क्यूब प्लस b क्यूब है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं a प्लस में b और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। और ये जो है a क्यू माइनस बी क्यू, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस में b और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों अलजेब्रा में बस हमें इतने ही बेसिक फॉर्मूलाज को जानने या याद करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को डील करते हुए हम और अलजेब्रा को अच्छी तरीके से समझते हुए चलते हैं। दोस्तों अलजेब्रा में घुसने से पहले हम इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट के कुछ सवालों को देख लेते हैं। जैसे 144 इसका पावर 23 प्लस में 67 और इसका पावर 3 है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें एक चीज मालूम होना चाहिए कि पावर भले ही कितना भी हो, लेकिन अगर वह 4 से कट जाता है तो उसका पावर हम 4 मान लेते हैं, और अगर रिमाइंडर बच जाता है तो हम उसका पावर जितना रिमाइंडर होगा उतना मान लेंगे। जैसे कि इस 23 को अगर हमने 4 से भाग दिया तो हमें 3 रिमाइंडर बचा। इसे अगर 4 से भाग देते तो ये कटेगा ही नहीं, तो यानी कि यहाँ पर भी ये 3 रिमाइंडर ही बचा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, 144 का पावर 3 प्लस में 67 का पावर 3 ही निकालना होगा और यही से हमारा यूनिट डिजिट निकल जाएगा। अब देखिए इसमें भी 4 है लास्ट में, तो हम 4 का पावर 3 निकालेंगे और प्लस में यहाँ 7 का पावर 3 निकालेंगे। अब इसको भी हम देख लेते हैं। अब हम इस 4 का पावर निकाल लेते हैं, तो 4 इंटू में 4, 4 इंटू में 4 प्लस में 7 इंटू में 7 इंटू में 7, 4 चौके 16, 16 का यहाँ 4 चौके 16। अब हम इसको ऐसे ही करेंगे, दिमाग में ही करेंगे। 16 का यहाँ 6 हुआ, इस 6 का गुना 4 से कर देंगे, 6 चौके 24, यानी कि लास्ट में बचा 4, यानी कि ये इसका यूनिट डिजिट 4 होगा। और फिर प्लस में 7 सत्ते 49 यानी कि 9 और 9 सत्ते 63 यानी कि इसका यूनिट डिजिट 3 हुआ, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट आया 7, जो कि इसका आंसर होगा। इस सवाल को आप एक बार और देख लीजिए और इसे उतार लीजिए अपने कॉपी में। ये यूनिट डिजिट का पहला सवाल था। दोस्तों यूनिट डिजिट के दूसरे सवाल को हम अगर बनाते हैं तो ये हमारा दूसरा सवाल ये है कि 5 इसका पावर 41 इंटू में 7 पावर 69 इंटू में 3 और पावर 57। अब इस सवाल को बनाने के लिए हम सेम प्रोसेस यूज करेंगे। इस जो भी हमारा पावर होगा, इस पावर को हमको क्या करना है, 4 से भाग देना है, और जो रिमाइंडर बच जाएगा वही उसका पावर हो जाएगा। और पूरा पूरा कट जाता है तो हम पावर को 4 ही मान लेते हैं। तो देखिए ये अगर इसको भाग देंगे तो 40 कट जाएगा, यानी कि 1 पावर बचेगा, तो ये हो गया। अगर इसको हम 7 का पावर 69 इसको भाग देंगे तो हमारा 68 कट जाएगा और इसका पावर 1 ही बच जाएगा। इसको भी अगर हम भाग देते हैं तो ये 4 से भाग दिए तो यहाँ पर भी हमारा 56 कट जाएगा और 1 रिमाइंडर बच जाएगा, यानी 3 का पावर 1। अब हमें इसी को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 7 पचे 35 और 35 का 5 लास्ट वाला और 5 तिहाई 15, यानी कि लास्ट में हमारा 5 ही आएगा आंसर। हम पावर से रिलेटेड एक और सवाल हम देख लेते हैं। ये हमारा सवाल है 4 पावर में 3x
प्लस में 5 इक्वल टू 16, तो हमें x का मान फाइंड करना है, यानी कि ये x बराबर कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों 4 का पावर अगर 3x प्लस में 5 है इक्वल टू हमारा 16 दिया हुआ है, और हम इस 16 को 4 के पावर में लिख सकते हैं, यानी कि 4 का पावर 2। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम नीचे वाले संख्या को हटा देते हैं और हमें क्या मिल जाता है, 3x प्लस में 5 बराबर में 2, और इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो हमने देख लिया 3x बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का 3, ये प्लस 5 इधर चला जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और इसमें से माइनस का 5 घटा तो -3, इतना तो आपको आता ही होगा। x बराबर कितना हो जाएगा, अब ये 3 से ये -3 कटेगा तो -1 बचा हमारा, जो कि x का वैल्यू कितना हो गया हमारा, -1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसे भी चलिए दोस्तों, अब हम बीजगणित के पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा पहला सवाल है कि समीकरण की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए जो 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो ये क्या वास्तविक और काल्पनिक है, काल्पनिक है, वास्तविक और असमान है, या वास्तविक और समान है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इक्वेशन आखिर लिखा कैसे जाता है। इक्वेशन को लिखने के लिए देखिए, या तो यहाँ पे जो भी पावर होगा, हमने मान लिया कि पावर 2 है, उसके बाद यहाँ पावर कुछ नहीं 1 होगा, और यहाँ पे पावर 0 होगा। पावर 0 का मतलब होता है इक्वल टू 1, तो हम इसके जगह पे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर a होता है कॉफिशिएंट, मतलब कि गुणांक यहाँ पे a, यहाँ वाले गुणांक को बोलते हैं b, और यहाँ वाले गुणांक को बोलते हैं c, यानी कि ये क्या हो गया हमारा, ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। ये हमारा एक समीकरण बन के आया। उम्मीद है आपको ये समीकरण कैसे बनता है ये समझ में आया होगा। हमारे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, a है, हमारे x का कॉफिशिएंट कितना है, b है, और हमारा x का पावर 0 उसका कॉफिशिएंट कितना है, c है, ठीक है। देखिए इसी तरीके से ये समीकरण लिखा हुआ है, 3x का स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में 3 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3 है, यानी कि ये a है, x का कॉफिशिएंट कितना है, 5 है, यानी कि ये b है, और c का कॉफिशिएंट c कितना है, 3 है। अब देखिए यहाँ पे अगर हमको इसके मूलों की प्रकृति को ज्ञात करना है तो एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है d बराबर में b का स्क्वायर माइनस 4ac। इसी फॉर्मूला पे हम इसको उतार लेंगे। b हमारा कितना है, 5 है, तो हमने 5 का स्क्वायर लिख लिया, माइनस 4, और a हमारा कितना है, 3, तो 3, और फिर c कितना है, 3, तो इसको भी हमने 3 लिख लिया। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस में 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, और जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें -11 मिल रहा है, यानी कि d इक्वल टू -11। अब देखिए हम कहाँ कहाँ पे इन चीज़ों को करते हैं। अगर d का वैल्यू 0 के बराबर है, यानी ये समीकरण कैसा है, ये वास्तविक और समान है, अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा है तो यानी कि ये वास्तविक है और असमान है। बात समझ में आ गया। और अगर d की वैल्यू से ज्यादा है, बड़ा 0, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये काल्पनिक है, काल्पनिक है, ठीक है। यहां से आपको क्या समझ में आया, हमारा वैल्यू कितना आया है, d का वैल्यू आया है -11। हमारा ये -11 0 से छोटा है, तो d का वैल्यू हमारा 0 से भी छोटा हो गया। तो जब d का वैल्यू हमारा 0 से छोटा हो गया, यानी कि ये पूरा जो समीकरण है ये कैसा समीकरण है, काल्पनिक समीकरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसे उतार लीजिए और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमारा दूसरा सवाल है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 30 इक्वल टू 0, ये एक द्विघात समीकरण है, तो इसके मूलों के वर्गों का योग क्या है। अब हम पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण हमारा है x का स्क्वायर माइनस में 11x और प्लस में 30 इक्वल टू 0।
अब हमको इसके मूल निकालने हैं। मूल निकालने का मैं सबसे बहुत ही आसान तरीका बताता हूं। आप 30 और यहाँ पे जो अगर कोई लिखा होता, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट होता, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका फैक्टराइजेशन कर देते, लेकिन यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए, यानी कि कोफिशिएंट का मतलब गुणांक होता है, अगर कोई गुणांक नहीं है तो इस 30 को ही आप फैक्टर में तोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 15, फिर 3 से किए, फिर 3 से किए तो ये 5। अब देखिए अब ये टूटेगा नहीं, तो कितना हो गया 5, 3 और 2 का। तो इसको हमको कितना बनाना है, 11 बनाना है। तो 3 दूनी के 6, और अगर हम 5 को करें तो 6 5 30 भी होता है और 6 5 11 भी होता है। तो इस हिसाब से अगर हमको देखना है, क्या देखना है हमको कि इसके मूलों के वर्गों का, तो इसके मूल एक तो 6 आ जाएगा और एक आ जाएगा हमारा 5, तो इसका स्क्वायर 6 के 36 और 50 25, और इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो 6 5 11 का 1, हाथ में 1 और 3 2 5 और 1 6, यानी कि 61 हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल था। बस आपको क्या करना है, इसके मूल जब पूछ दे तो मूल में आपको यही करना है कि इसका फैक्टराइजेशन निकाल देना है, और जब आप फैक्टर निकाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने होंगे। बात आ गई समझ में? इसे उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल ये है कि समीकरण x² माइनस 13x प्लस में 36 इक्वल टू 0 है, तो इसके मूलों को ज्ञात करना है। x² माइनस 13x प्लस में 36 इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसके मूलों को जब ज्ञात करना है तो हमें कुछ नहीं करना होगा, हमें 36 को फिर से क्या करना है, फैक्टर कर लेना है। तो इसका 36 का हम अगर फैक्टर करते हैं 2 से, फिर 9 बार में, 3 से 3 बार में जाएगा, यानी कि ये तितरी के 9 और 4, देखिए 9 4 13 होता है और 9 चौके 36 होता है, यानी कि हम इसका जब फैक्टर करेंगे तो ये हमारा x माइनस में 9 और x माइनस में 4 के फैक्टर में टूटेगा। तो हम x बराबर में 9 लिख सकते हैं, x बराबर में 4 लिख सकते हैं, यानी कि 9 और जो 4 है इसका आंसर हो जाएगा। इसे उतार लीजिए। अगला सवाल हमारा है कि द्विघात समीकरण में k का क्या मान हो सकता है जिससे उनके मूल वास्तविक और समान हो। देखिए हमारा समीकरण दिया हुआ है k x² प्लस में 8x और फिर प्लस में 1। अब इसके मूल अगर हमें समान रखने हैं तो यानी कि ये 8x जो होगा ये समान समान रूप में टूटेगा, यानी कि हो जाएगा kx² प्लस में 4x प्लस में 4x और प्लस में 1। अब अगर हमें ये k का मान फाइंड करना है तो यानी कि इस k का और इसका मल्टीपल जो होगा वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4 4 का गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 16, यानी कि k का मान कितना होना चाहिए 16, क्योंकि 16 का गुना 1 से करेंगे तो 16 ही हो जाएगा। तो यानी k का मान कितना निकल गया 16, और यही हो गया हमारा आंसर। दोस्तों हमारा अगला सवाल ये है कि x² माइनस x माइनस में 42 को अगर x प्लस 6 से भाग दिया जाता है यानी विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए इस सवाल को बनाने के लिए बहुत आसान सा एक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। यहाँ पे x प्लस में 6 लिखा हुआ है, आप इसके बराबर में 0 मान लीजिए, यानी कि x बराबर में आपको आएगा -6। और अब आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि x² माइनस में x माइनस में 42, और यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया, यानी कि -6 का स्क्वायर माइनस 6 माइनस 42, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 के 36, ये प्लस में रह जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा 6 और यहाँ -42 है, और जब अगला सवाल देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 42 माइनस में 42 यानी कि 0, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए इसे। हमारा अगला सवाल है कि 2x का पावर 4 माइनस 3x² माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0 का शून्यक क्या है। अब इसका हमको शून्यक निकालना है, तो ये देख लीजिए 2x का 4 माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 10 इक्वल टू 0। तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, जब इसका शून्यक पूछा गया है तो हम इसको ऑप्शन से कोई एक पिक कर लेंगे और उसी को x के जगह पे वैल्यू पुट करके हम बना लेते हैं। तो देखिए अगर हम
2 को पुट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 4 माइनस 3, फिर 2 का पावर 2 माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसी को हम आगे चले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू में 16 माइनस 3 इंटू में 4 माइनस 5 इंटू में 2 माइनस 10 इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं, 16 दूनी के 32 माइनस 12 माइनस 10 इक्वल टू 0। हम अगर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये क्या है 32 और ये भी ये सब माइनस में है तो ये सब जुड़ के माइनस 32 बनाएंगे इक्वल टू 0, यानी कि इधर भी 0 आया और इधर तो पहले से 0 था ही, यानी कि अब हमारा यही आंसर होगा क्या कि 2 हमारा शून्यक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप उतार लीजिए इसे बढ़िया से। दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है x प्लस में 2y इंटू 5x प्लस में y का होल क्यूब में x क्यूब y का गुणांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस सवाल को हम लोग कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा x प्लस में 2y 5x, इसके बीच में गुना लिखा हुआ उसको x मत समझिएगा, प्लस में y का होल क्यूब। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x क्यूब और y का इसी का गुणांक फाइंड करना है। तो इस सवाल को हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा x प्लस में 2y हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 125x का क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस में ये हो जाएगा आपका 3a का स्क्वायर और फिर b का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 75x स्क्वायर y और फिर यहाँ हो जाएगा प्लस में 15x y का स्क्वायर। ये a प्लस b का होल क्यूब के फॉर्मूला में टूटा है। आगे हम बढ़ेंगे तो देखिए ये x क्यू है, इसका गुना अगर हम इसके साथ करते हैं तो हमारा x4 आ जाता है, तो हम इसे नहीं कंसीडर करेंगे। उसके बाद अगर हम y क्यूब का गुना x के साथ करते हैं तो x y क्यूब आ जाता है, जो कि ये नहीं है, हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर हम 75x स्क्वायर का गुना y का और y का गुना इसके साथ करते हैं तो हमें मिलता है 75x क्यूब y। ये x क्यू y का एक गुणांक है तो इसको हम कंसीडर कर लेंगे, रख लेंगे। ये हमारा आ गया। ये अगर इसके साथ हम x का गुना करते हैं तो हमें x स्क्वायर y स्क्वायर मिलेगा, इसको भी छोड़ देंगे। अगर हम इसके साथ इसका गुना करते हैं तो हमें मिलता है 250x क्यूब y। तो देखिए यहाँ पर भी हमें x क्यूब y का एक गुणांक मिल गया तो इसको हम रख लेंगे। उसके बाद y का फिर इससे गुना करेंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा, छोड़ दिए। फिर y का गुना इसके साथ किए तो x और y का क्यूब आ गया तो इसे भी छोड़ देंगे, यानी कि हमें सिर्फ इतने का ही पता करना है। और जब हम इसको करेंगे तो ये 325x क्यूब y आएगा, यानी कि 325 जो है यही हमारा आंसर होगा, यानी कि x क्यूब y का गुणांक हमारा 325 होगा। इसको भी उतार लीजिए। अगला सवाल है कि fx इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस में 7 है और f2 का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे f का मान 2 बता दिया है तो हम क्या करेंगे, x के जगह पे हम 2 को फिल कर देंगे, यानी कि देखिए f यहाँ पे x था इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस में 7। तो हम क्या करेंगे, ये x की जगह पे हमने 2 बैठा दिया, यानी कि यहाँ पर भी 2 का पावर 3 माइनस 2 इंटू में 2 का पावर 2 और फिर यहाँ पे प्लस 7 हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 3 यानी कि 8 माइनस में फिर यहाँ 2 का पावर 3 ही है, यानी कि 8 हो गया और ये प्लस में आपका 7 हो गया। यहाँ पे 2 का पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और यहाँ पे अब हम कर लेंगे 8 ये हमारा कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है तो ये 0 हो गया और यहाँ पे सिर्फ 7 बच जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, इससे भी आप लोग उतार लीजिए।
अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। x प्लस में y इक्वल टू 3 और 4x प्लस में 6y इक्वल टू 36, तो 4x प्लस में 3y का मान क्या होगा। तो अब देखिए, इसको भी बनाने के लिए हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यानी कि x प्लस में y इक्वल टू 3 और यहाँ पे कितना है 4x प्लस में 6y इक्वल टू 36। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4x को इसको 4x बना लेते हैं या तो y को 6y बना लेते हैं। तो इससे क्या होगा, कोई x या y एक कट जाएगा और हमें एक का मान मिल जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहीं पर गुना कर लेते हैं हम 4 का। तो अगर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4x हो जाता है, ये आपका 4y हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और हम माइनस कर लेते हैं सबको, तो ये कट गया और यहाँ पे बचा कितना -2y इक्वल टू -24। इसका मतलब y बराबर 12 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस कट गया और 2 से 24 12 में गया। देखिए y का वैल्यू यहाँ पे मिल गया आपको। अब आपको इस y के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना है, यानी कि x प्लस में y इक्वल टू आपका 3 था, तो यहाँ पे हमने x प्लस में 12 इक्वल टू 3 लिख लिया, और यानी कि x इक्वल टू कितना आया, ये 12 इधर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -9। ठीक है, अब यहाँ x का भी वैल्यू मिल गया। अब हमें लिखना है कि 4x प्लस में 3y का वैल्यू क्या होगा। जब इसका वैल्यू निकालना है तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू में -9 से मल्टीप्लाई होगा और फिर प्लस में 3 और y का वैल्यू कितना है 12। तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 9 चौक 36 यानी कि -36 प्लस में 12 तिहाई 36 यानी कि प्लस में 36। अब देखिए माइनस प्लस में है, यानी कि ये कट के 0 हो जाएगा और यही इस सवाल का आंसर भी हो जाएगा, और इसे आप लोग उतार लीजिए। चलिए हम इसी तरीके का एक और सवाल देख लेते हैं। जो सवाल ये है कि 2 मोबाइल और 3 टैबलेट की कीमत 54,000 रुपये है, जबकि 1 मोबाइल और 2 टैबलेट की कीमत 33,000 रुपये है। तो फिर 5 मोबाइल की कीमत क्या है। यानी कि मैं यहाँ पे मोबाइल को M से और टैबलेट को T से दिखाऊंगा, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2M प्लस में 3T इक्वल टू 54,000, और M को मैं अच्छे से लिख देता हूँ। फिर उसके बाद बोला गया है कि 1M यानी कि 1M यानी कि M ही हो गया, प्लस में 2 टैबलेट, इनकी कीमत कितनी है 33,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, इसको हमें अब फिर किसी एक वैल्यू को क्या करना है, इक्वल बना लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम T को इक्वल बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें पूछा गया है कि 5 मोबाइल्स की कीमत कितनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको T को ही हम बना लेते हैं इक्वल, यानी कि इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम नेक्स्ट लाइन में इन लोगों को लिखेंगे तो ऊपर वाला इक्वेशन हमारा हो जाएगा 2 दूनी के 4 यानी कि 2 दूनी के 4 यानी कि 4M प्लस में 6T इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 108 और यहाँ 3 0। ठीक है, और ये 3 हो जाएगा 3M प्लस में 6T और इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 99,000। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, यानी कि ये कट गया। अब बचा हमारा क्या, M इक्वल टू 9,000 रुपये, यानी कि एक मोबाइल की कीमत हमारी कितनी निकली 9,000 रुपये, यानी कि 5 मोबाइल की कीमत कितनी निकलेगी 9,000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, यानी कि 45,000 रुपये, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। 2 संख्याओं के बीच का अंतर है 43 और उनका गुणनफल है 50, तो उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि x माइनस में y दिया हुआ है हमें 43 और xy हमें दिया हुआ है 50, और हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, यानी कि हमें फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। तो चलिए हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। इसके दोनों तरफ हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस में 2xy और इक्वल टू में 1849। अब हम इसको आगे की तरफ निकलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस में 2 और इंटू में 50 और प्लस इक्वल टू 1849।
अब हम ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को इधर ही रहने देंगे और हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, यानी कि ये माइनस में 100 होगा जो इधर जाके प्लस में 100 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 1949 और यही हमारे इस सवाल का आंसर होगा। मतलब कि एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर यही हमें फाइंड करना था और इसी का आंसर कितना होगा 1949। उतार लीजिए इसे। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक संख्या के एक आधे, एक तिहाई और एक चौथाई भागों का योगफल जो है वो संख्या से 22 अधिक है, तो वो संख्या क्या है? तो चलिए हम संख्या को x मान लेते हैं और x का आधा यानी कि x/2 और फिर x का एक तिहाई यानी कि x प्लस में x बटा में 3 और फिर प्लस में x का एक चौथाई यानी कि x बटा में 4 और इसको अगर हम प्लस करेंगे तो ये क्या होगा, ये x से ही 22 ज़्यादा हो जाएगा और इसी सवाल को हमको सॉल्व कर देना है। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, 12 ले लेंगे और ये हमारा हो जाएगा 6x प्लस में 4x प्लस में 3x इक्वल टू x प्लस में 22। अब हम इसको आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये हमारा, हम अभी बटा को नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे इन सबको प्लस कर देंगे। तो 6 4 10 3 13 यानी कि 13x इक्वल टू ये 12 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 12x प्लस में 12 दूनी के 24 के 4 और 12 दूनी 24 और 2 26 यानी कि इतना आ जाएगा। अब ये 12x इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा x और इक्वल टू 264 और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि एक परीक्षा में अधिकतम और न्यूनतम अंकों का अंतर जो है वो कितना है, 55 है और इनमें अधिकतम अंक जो है वो न्यूनतम अंक का 9/4 गुना है, तो न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें कितना बटा दिया हुआ है, 9/4, यानी कि अधिकतम अंक जो है वो न्यूनतम अंक के 9/4 है, यानी कि ये 4 जो है ये आपका न्यूनतम हो गया और ये 9 हो गया वो आपका अधिकतम हो गया। तो आपका बताया है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना मिल रहा है, 5 और इसी 5 के बराबर में आपको 55 दिया हुआ है। आपसे पूछ दिया है कि इस 4 यानी कि न्यूनतम के बारे में पूछ रहा है तो ये 44 हो जाएगा। यही आपका आंसर निकल गया। बहुत इजी सा सवाल है, आप उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे बना लीजिएगा। चलिए दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 7 और a स्क्वायर बी क्यूब प्लस में b स्क्वायर a क्यूब इक्वल टू 343 दिया हुआ है, तो हमें a b का मान पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, a प्लस में b हमको दिया हुआ है, कितना दिया 7। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है, a स्क्वायर बी क्यूब प्लस में b स्क्वायर a क्यूब इक्वल टू हमें दिया हुआ है 343। हम इसमें जो कॉमन मिलता है उसको निकाल देते हैं, यानी कि a स्क्वायर और b स्क्वायर हमें कॉमन मिला, हमें यहाँ पे बचा b और यहाँ मिला a, यानी कि b प्लस में a इक्वल टू 343। अब हम नेक्स्ट लाइन में जब जाएंगे तो हम देखेंगे a स्क्वायर और b स्क्वायर और ये a प्लस b है, यानी कि हमें मिल गया a प्लस b इक्वल टू 7, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई में 7 लिख लेंगे इक्वल टू 343 और यहाँ पे हम अगले लाइन में बढ़ेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर और ये 7 जब इधर क्या है गुना में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि 7 से गया ये 7 चौक 28 और 7 9 63, 49 में गया, यानी ए बी क्या निकलेगा, अगर हम इसके ऊपर दोनों के अब ऊपर रूट चढ़ा दें तो हमें ए बी मिलेगा 7 जो कि प्लस माइनस 7 होगा और यही इस सवाल का आंसर होगा। देखिए कितना आसान सा सवाल है, उतार लीजिएगा इसको। हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि a माइनस बी इक्वल टू 2, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 6 और ब्रैकेट में ए पी माइनस 5 के बराबर क्या होगा। देखिए इस सवाल को हम लोग इस तरीके से कर लेंगे कि a माइनस में b इक्वल टू 2 है। अब ये एक ही इक्वेशन हमें दिया हुआ है और हमें दो वेरिएबल दिए गए हैं, तो हम क्या करते हैं जब भी ऐसी कंडीशन आए कि एक इक्वेशन दिया हो दो वेरिएबल दिए हो तो किसी एक को हम कुछ भी मान सकते हैं। अगर दो इक्वेशन दिया हो यानी कि एक और इक्वेशन कोई दिया होता और 3 वेरिएबल दिए होते तो उसमें भी हम क्या करते किसी एक को हम
कुछ भी मान सकते थे, ठीक है, अपने मन से मान लेंगे। लेकिन अगर दो इक्वेशन दिया है और दो ही वेरिएबल दिए हैं तो हम फिर किसी को भी कुछ भी नहीं मान सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक इक्वेशन दिया है, हमने b को मान लिया, b का मान 0 रखने पर, ठीक है, हम b का मान 0 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर में हो जाएगा हमारा 2। और हम अब इस सवाल को उतार लेते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 6 और ab माइनस में 5। अगर हम इस सवाल को अब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना होगा, a के जगह पे हम लिख देंगे कितना 2 का क्यूब, लेकिन b के जगह पे तो हमारा 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, माइनस में 6 और यहाँ ab यानी b के जगह पे 0, इसको भी 0 बना देंगे, माइनस 5। और अगर इस सवाल को आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 माइनस 6 और यहाँ पे माइनस 5। अब आगे बढ़ें, 8 माइनस और 6 5 30 होता है और ये माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 30 और ये हमारा हो जाएगा 38, जो इस सवाल का आंसर होगा। ये कितना आसान सा है, बस आपको क्या करना है, जब पता हो कि आपके पास एक इक्वेशन दिया होगा, एक इक्वेशन दिया है तो आप एक किसी वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। अगर एक इक्वेशन दो वेरिएबल दिए हों, उतार लीजिए। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक वर्ष पहले एक व्यक्ति अपने पुत्र से 8 गुना बड़ा था। एक व्यक्ति था जो अपने पुत्र से कितना बड़ा था, 8 गुना बड़ा था। अब उसकी आयु उसके पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक तरफ पिता और एक तरफ लिख लेते हैं पुत्र। अब देखिए पिता की उम्र क्या थी, ये पुत्र की उम्र अगर 1 रही होगी तो इसकी उम्र क्या रही होगी, 8 रही होगी। तो हम ये अनुपात में है तो हमने x लिख के इसको एक वैल्यू दे दिया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि अगर अब एक वर्ष बाद मैं नीचे लिख देता हूं, 1 वर्ष बाद ये 8x प्लस में 1 और ये हो जाएगा हमारा x प्लस में 1, ये हो जाएगा। अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये दोनों ही की उम्र क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी और हम इसी इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 8x प्लस में 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर और प्लस में 2x, ये हमारा हो जाएगा 8x प्लस में 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पूरे ही इक्वेशन को एक तरफ भेज देंगे। तो हम इसे इधर की तरफ भेज देते हैं तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और ये इधर से गया तो माइनस में 1, फिर प्लस में 2x और ये 8x इधर गया तो माइनस में 8x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए अब इसको हमको जो कटता है काट देंगे, जो माइनस होता है माइनस कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर और ये प्लस माइनस कट गया, यानी कि ये काट ही देते हैं, यहाँ पे ये 0 हो गया और ये हो जाएगा हमारा माइनस 6x इक्वल टू 0, यानी कि इसके जो दो गुणांक बनेंगे वो बनेंगे x और x माइनस में 6 इक्वल टू 0। x का मान एक तो 0 आया और एक आया x माइनस में 6 इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर में 6। और तो हम x का मान 0 रख के कोई फायदा नहीं है, x का मान हम क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। और तो इससे हमारा क्या निकलेगा, अब हमें वर्तमान उम्र निकालनी है तो हम यहाँ पे उतार लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे वर्तमान उम्र कितनी होगी, 1 वर्ष पहले तो 8x थी और ये x था, यानी कि ये हो जाता हमारा 48, यानी कि 48 था और ये हमारा 6 था। लेकिन अब वर्तमान पूछा है, यानी दोनों में प्लस 1 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा हमारा 7 और इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये हमारे 56 हो जाएंगे, जो कि इस सवाल का आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसे उतार लीजिए। अपना अगला सवाल देख लेते हैं जो कि द्विघात समीकरण पे है, जिसमें दो मूल दिए हुए हैं, यानी कि x इक्वल टू 1/7 और x इक्वल टू -1/8 दिया हुआ है और समीकरण के रूप में इसे लिखना है। हम देखिए क्या कर लेंगे, हम x इक्वल टू लिख लेंगे 1/7 और फिर एक दूसरा हमारा है क्या, x इक्वल टू -1/8। अब हमें इसे रिवर्स में लेके जाना है। अब देखिए 7 इधर भाग में है, इधर जाएगा तो गुना में होगा, यानी कि 7x होगा और ये यहाँ प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में होगा, यानी कि इतना बराबर 0। दूसरा हमारा क्या होगा, ये 8x हो जाएगा और फिर ये माइनस में है तो यहाँ पे इधर प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए हमें ये दो गुणांक मिल गए, यानी कि हमारा समीकरण जो बनेगा वो कैसा बनेगा, 7x माइनस में 1 मल्टीप्लाई बाई 8x प्लस में 1 और इक्वल टू 0, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
हम इजी से इजी कॉन्सेप्ट के साथ सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। हम चाहते तो इस द्विघात समीकरण के मूलों का योग और मूलों के गुणनफल से भी बना सकते थे, लेकिन हम उस तरीके से नहीं बनाएंगे। अगला सवाल है कि a प्लस में 1/a इक्वल टू -√3 हो तो a क्यूब प्लस में 1/a क्यूब का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लिख लेते हैं a प्लस में 1/a इक्वल टू -√3 और हमें पता करना है a क्यूब प्लस में 1/a क्यूब इक्वल टू कितना होगा। तो जब ऐसा सवाल आए तो यानी कि इसको आपने क्यूब कर दिया है, तो आप क्या कीजिएगा, इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक बता देता हूं। जैसे कि a प्लस में b इक्वल टू आपको दे दिया है m और आपसे पूछ दिया a क्यूब प्लस में b क्यूब, तो कितना होगा। तो हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें m का क्यूब करना होगा और माइनस में 3m करना होगा। ये आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे यानी कि -√3 का क्यूब और माइनस में 3 और हमारा क्या होगा अंडर रूट में -√3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3√3 और ये हो जाएगा हमारा माइनस, और ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा +3√3। अब अगर हम इसको देखिए माइनस में है, ये प्लस में है, यानी कि ये कट के कितना हो जाएगा 0, जो इस सवाल का आंसर होगा। और इसी तरीके से ये सवाल बनते हैं। चलिए दोस्तों, एक और सवाल ले लेते हैं जो कि ग्रुप डी में बहुत बार पूछा जा चुका है। सवाल को मैं लिख लेता हूं यहां पर, a माइनस में b का होल क्यूब प्लस में b माइनस में c का होल क्यूब और प्लस में c माइनस में a का होल क्यूब बटा में, यहाँ लिखा हुआ है 3a माइनस में b, फिर b माइनस में c और फिर c माइनस में a। इस सवाल को हमें सॉल्व करना है और बताना है कि इसका कितना मान निकलेगा। तो देखिए इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम एक चीज मान लेते हैं, अगर हमने a प्लस में b प्लस में c को अगर हमने 0 मान लिया तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है जो कि है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc। तो इस हिसाब से अगर आप लिखना चाहें तो x क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस में z का क्यूब अगर आप लिखना चाहें तो 3x y और z भी लिख सकते हैं। तो हम उसी तरीके से a माइनस b को हम x मान लेंगे, b माइनस c को हम y मान लेंगे और c माइनस a को हम z मान लेंगे। तो इस हिसाब से ये हमारा हो जाएगा x क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस में z का क्यूब और नीचे भी हो जाएगा 3x y और z। इसको हम फिर कर लेंगे तो इसका भी मतलब हम 3x y z लिख सकते हैं और नीचे भी हमारा 3x y z है। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 1 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सा है, आपको बस इतना याद रखना है कि अगर a प्लस b प्लस c बराबर 0 मान लें तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc होता है। ठीक है, उतार लीजिए इसे। दोस्तों मैंने बीच में एक बार द्विघात समीकरण के मूलों का योग और मूलों के गुणनफल के बारे में बताया, तो चलिए उस सवाल को हम लोग समझ लेते हैं। एक्चुअली में अगर कोई हम लोग समीकरण लिखते हैं, जैसे कि हमने x स्क्वायर x और फिर यहाँ पर हम x का पावर 0 लेंगे क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1 था, तो x का पावर 0 का यानी कि 1 ही हो जाता है। और अगर हम इसका गुणांक लेते हैं, जैसे कि a इसका हमने गुणांक ले लिया, इसका b ले लिया और इसका c ले लिया, तो c और 1 का मल्टीप्लाई c ही हो जाएगा। यहाँ हमने प्लस रख दिया, तो ये हमारा एक समीकरण बन गया। अब देखिए इस समीकरण में अगर हमको मूलों का योग बोलना है, हम दो मूल मान लेते हैं, एक हमने मान लिया अल्फा और एक हमने मान लिया बीटा। तो यानी कि मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी और बटा में ए। ये b का जो हम वैल्यू रखेंगे वो माइनस रखेंगे और a का जो वैल्यू रखेंगे वो a ही रखेंगे, ये बटा में हो जाएगा। अगर हम अल्फा बीटा यानी कि दोनों मूलों का गुणनफल करते हैं तो हमें लिखना होगा c बटा में a। ये हमारे दो फॉर्मूलाज हैं जो कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल से है। इसमें एक और चीज है, जैसे कि अगर आपको दोनों मूल पता हो और आपको समीकरण लिखना हो तो किस तरीके से लिखिएगा, तो हमारा हो जाता है x स्क्वायर प्लस में मूलों का योग यानी कि मूलों का योग अल्फा प्लस में बीटा और फिर हमारा हो जाएगा प्लस में मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा।
अब आगे आपको समझ में, ये हमारा हो जाता है समीकरण। ये समीकरण हम कब लिख सकते हैं? जब हमें दोनों ही मूल पता हो, जब हमें दोनों ही मूल पता हो। तो चलिए इसको उतार लीजिए, फिर हम इसके ऊपर एक सवाल भी कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड एक सवाल जो देख लेते हैं हम, वो है हमारा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 1 इक्वल टू 0, और इसके दो मूल जो है वो एक अल्फा दिया हुआ है, एक बीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? तो वह कौन सा समीकरण होगा जिसका मूल अल्फा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फा होंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, इसमें हम निकाल लेते हैं दोनों मूलों का योग। अब दोनों मूल का योग जो हमें पता है पहले ही कि मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा हम माइनस का b बटा में a, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस 1 बटा में 1, यानी कि यहाँ 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा 1। और अगर हम अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा c बटा a, यानी कि माइनस 1 बटा में 1, यानी कि माइनस 1। यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा मिल गया और अल्फा बीटा भी मिल गया, यानी कि हमें मूलों का योगफल भी मिल गया और मूलों का गुणनफल भी मिल गया। तो चलिए अब हम लोग वो समीकरण खोज लेते हैं जो समीकरण अल्फा बटा बीटा और दूसरा उसका मूल जो होगा वो बीटा बटा अल्फा होगा। नया समीकरण हमें ढूंढना है, उसका दोनों मूलों का योगफल और दोनों मूलों का गुणनफल। तो देखिए पहला हो जाएगा अल्फा बटा में बीटा प्लस में बीटा बटा में अल्फा, और ये जब हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा बीटा अल्फा, और ये हमारा हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और फिर आप इसका बटा में यहाँ पे भी अल्फा बीटा दिया हुआ है तो अल्फा बीटा लिख देंगे। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू 1 है, तो हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे और फिर लिखेंगे माइनस 2, और फिर अल्फा बीटा माइनस 1 है तो हम यहाँ पे माइनस 1 कर लेंगे और नीचे भी हमारा माइनस 1 ही हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस में ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 1, यानी कि माइनस 3 आपका अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ठीक है, और जब हमको इसका गुणनफल करना होगा तो अल्फा बटा बीटा गुणनफल बीटा गुणनफल अल्फा, तो हमें यहीं से दिख रहा है कि ऊपर नीचे कट जाएगा, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें दोनों ही मिल गए। अब हमें समीकरण लिखना है, तो समीकरण लिखने के लिए हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में मूलों का योग और इसमें x का मल्टीप्लाई प्लस में हम लिखेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ये हम तब निकालते हैं जब हमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल मालूम हो। तो अब हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे है हमारा माइनस 3x और प्लस में हमारा है 1, तो हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 1, जो कि हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसे भी उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, अब जाते जाते मैं आपको बोनस के तौर पे कुछ फॉर्मूलाज और कुछ ट्रिक्स और देके जाता हूं। वो ये है कि अगर मान लीजिए कि आपको कहीं पे लिख दिया हो x प्लस में 1/x इक्वल टू 2 और आपसे x का वैल्यू पूछ ले, यानी x का वैल्यू पे ही कोई सवाल है, तो इसका मतलब होता है x इक्वल टू 1। ठीक है, अगर कहीं पे दे दिया हो x प्लस में 1/x इक्वल टू 1, तो इसका मतलब होता है x का क्यूब इक्वल टू माइनस 1। अगर आपको दे दिया हो x प्लस में 1/x इक्वल टू √3, तो आपका हो जाता है x का पावर 6 इक्वल टू माइनस 1। ये तीन चीजें आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आप सीधे सीधे याद रखिएगा कि x 1/x इक्वल टू 2 होता है तो x का वैल्यू 1 हो जाता है। इसी तरीके से इन दोनों को भी आप दिमाग में रखिएगा। एक और चीज हम देख लेते हैं, हमें पूछता है दो समीकरण दे देता है, जैसे कि एक समीकरण x का स्क्वायर प्लस में bx, और दूसरा समीकरण हमें क्या दे देगा, a' x² प्लस में b' x और प्लस में c का डैश।
अगर ये दो समीकरण दे दे और पूछ दे कि इसके हल जो होंगे वो कैसे होंगे, इसके हल तीन तरीके के निकलते हैं। एक निकलता है यूनिक यानी कि अद्वितीय, दूसरा निकलता है आपका कोई हल नहीं, और तीसरा निकलता है कि अनंत हल। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं a बटा में a डैश बराबर अगर b बटा में b डैश, और ये दोनों ही अगर बराबर ना हो तो इसका क्या निकलता है, इसका निकलता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल मतलब कि कोई एक ही हल निकलेगा यानी कि यूनिक नंबर निकलेगा। अगर हम मान लेते हैं a डैश बराबर b डैश और बराबर में c, ये दोनों बराबर हो जाए लेकिन c और c डैश बराबर ना हो तो क्या होता है, इसका कोई हल नहीं निकलता, कोई हल नहीं। ठीक है, अगर हम और एक चीज देख लें कि अगर ये a और a डैश बराबर हो, b डैश और इक्वल टू c डैश, यानी कि ये तीनों ही बराबर हो तो क्या होता है, इसके अनंत हल निकलते हैं, अनंत हल। तो आप इसे भी उतार लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। दोस्तों मैं ये कोशिश करता हूँ कि एक ही सेशन में मैं पूरे चैप्टर को निचोड़ के रख दूँ ताकि आपको कम समय में अच्छी तैयारी मिल सके। दोस्तों पिछले कुछ वीडियोस में मेरी साउंड क्वालिटी जो थी वो मेरे वीडियो की थोड़ी सी पुअर थी, जिसको मैंने सुधारने की कोशिश की है। तो आप कमेंट में बताइएगा कि इस बार हमारी साउंड क्वालिटी कैसी है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में सब्सक्राइब भी अगर आपने नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने छोटे भाई बहनों साथियों और दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनकी पढ़ाई भी अच्छी हो सके।